बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जिस पे हम चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। ये अधिवेशन जिस वर्ष हुआ वो वर्ष दिया है यहाँ पे, किस स्थान पे हुआ, उस अधिवेशन में कौन से अध्यक्ष बने, कौन अध्यक्ष बना, और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन। पहला जो अधिवेशन हुआ वो 1885 में हुआ, 1885 में 28 दिसंबर को। कहाँ पे? बम्बई में हुआ। अध्यक्ष बने पहले अधिवेशन के WC बनर्जी। इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट वो है कि प्रथम अधिवेशन था ये बम्बई में जो हुआ, अध्यक्ष बने WC बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए इसमें। इसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, 28 दिसंबर को ही कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 436 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी। और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ दूसरे अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का। इसके बाद तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, 1887 में। ये अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर को हुआ मद्रास में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे तीसरे अधिवेशन में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीसरे अध्यक्ष बने थे। मुसलमानों में राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई तीसरे अधिवेशन में। इसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, जो कि 28-29 दिसंबर को हुआ। इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो चौथा अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार एक अंग्रेज अध्यक्ष बना, उसका नाम है जॉर्ज यूले। प्रतिनिधियों की संख्या 1248 थी, 1248। इसके बाद पांचवा अधिवेशन हुआ 1889 में, 27-28 दिसंबर को हुआ ये अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन फिर से बम्बई में हुआ। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, उसके बाद पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष बने सर विलियम वेडरबर्न। प्रतिनिधियों की संख्या थी 1889। इसके बाद छठा अधिवेशन हुआ 1890 में। ये अधिवेशन 28-29 दिसंबर को हुआ और ये फिर से कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, फिर छठा अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता जो है वो अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या 677 थे। इसके बाद सातवां अधिवेशन हुआ 1891 में। ये 26-27 दिसंबर को हुआ और ये जो अधिवेशन हुआ सातवां, ये नागपुर में हुआ। इसमें अध्यक्ष बने आनंद चारलू। प्रतिनिधियों की संख्या 812 थी। सातवें अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या 812 थी। इसके बाद आठवां अधिवेशन हुआ 1892 में, 28-29 दिसंबर को इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, उसके बाद आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने और प्रतिनिधियों की संख्या 625 थी। इसके बाद नौवां अधिवेशन 1893 में हुआ और ये अधिवेशन 77-78 दिसंबर को हुआ। ये अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। प्रतिनिधियों की संख्या, नौवें अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या 867 थी। इसके बाद 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ, 27-28 दिसंबर को मद्रास में हुआ ये अधिवेशन। 10वां अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, फिर 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसमें अध्यक्ष बने अल्फ्रेड वेब। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 1163 थी। इसके बाद 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ, 1895 में 28-29 दिसंबर को पूना में हुआ ये अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष बने सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रतिनिधियों की संख्या 1584 थी। इसके बाद 12वां अधिवेशन हुआ 1896 में, 27-28 दिसंबर को। ये कलकत्ता में हुआ। फिर तीसरा अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ। पहला अधिवेशन हुआ था दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद फिर से ये फिर उसके बाद छठा भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था और फिर 12वां अधिवेशन फिर कलकत्ता में हुआ। ये 12वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ उसमें अध्यक्ष बने M.A. सयानी और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 784 थी। इसके बाद 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ।
28-29 दिसंबर को। अमरावती में ये अधिवेशन हुआ 13वां। इसमें अध्यक्ष बने MC शंकरन। प्रतिनिधियों की संख्या 692 थी। इसके बाद 14वां अधिवेशन हुआ 1898 में 27-28 दिसंबर को, और ये अधिवेशन भी मद्रास में हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष बने आनंद मोहन बोस। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 614 थी 14वें अधिवेशन में। इसके बाद 15वां अधिवेशन हुआ 1899 में 1899 में 27-28 दिसंबर को लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष बने रमेश चंद्र दत्त। 15वां जो अधिवेशन हुआ था, इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग थी। 740 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे 15वें अधिवेशन में। इसके बाद 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ 27-28 दिसंबर को लाहौर में ये अधिवेशन हुआ। इसमें NG चंद्रावरकर जो हैं वो अध्यक्ष बने। NG चंद्रावरकर। प्रतिनिधियों की संख्या 567 थी। इसके बाद 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ 27-28 दिसंबर को हुआ। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ और इसमें अध्यक्ष दिनशा ई वाचा थे। प्रतिनिधियों की संख्या 896 थी। इसके बाद 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ। ये अधिवेशन 23 से 26 तक चला। 18वां अधिवेशन दिसंबर में। ये अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बने और प्रतिनिधियों की संख्या इसमें 471 थी 471। इसके बाद 19वां अधिवेशन हुआ 1903 में 28 से 30 तारीख तक दिसंबर तक ये अधिवेशन चला। ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था 19वां अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष बने लाल मोहन घोष। प्रतिनिधियों की संख्या इसमें 538 थी। इसके बाद 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ 26 से 28 दिसंबर तक चला। बम्बई में ये अधिवेशन हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष बने सर हेनरी कॉटन। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 1000 थी। इसके बाद 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ। ये अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर तक था। बनारस में ये अधिवेशन हुआ। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई और इसमें 758 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल थे। इसके बाद 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ 26 से 29 दिसंबर तक। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। 22वें अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। किस अधिवेशन में? 22वें अधिवेशन में, जो कि 26 से 29 दिसंबर तक चला था और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें कि स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था, जिसमें कि अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं और इसमें 1163 प्रतिनिधि शामिल थे। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था 26 से 27 दिसंबर तक चला। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हुआ था, जिसमें कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे। जो अधिवेशन सूरत में हुआ था, उसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो है वो अलग अलग हो गए और 1600 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद 24वां अधिवेशन हुआ था 1908 में 29 से 30 दिसंबर। मद्रास में अधिवेशन हुआ था और इसमें भी रास बिहारी घोष ही 2 बार लगातार रास बिहारी घोष जो हैं वो सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। एक 23वें में जो कि सूरत में हुआ था और दूसरा 24वें में जो कि मद्रास में हुआ था, इसमें भी ये थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ और जिसमें कि 626 प्रतिनिधि शामिल थे। 25वां अधिवेशन 1909 में हुआ 27 से 29 दिसंबर तक चला। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था 25वां अधिवेशन था, मदन मोहन मालवीय इसमें अध्यक्ष थे। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया और 243 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। इसके बाद 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ 28-29 दिसंबर को इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ। विलियम वेडबर्न जो है वेडरबर्न प्रतिनिधि अध्यक्ष थे, विलियम वेडरबर्न, और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 636 थी।
इसके बाद 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ, 26 से 28 दिसंबर तक कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। इसमें बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 446 थी। इसके बाद 1913 में 29वां अधिवेशन हुआ। 28वां अधिवेशन जो है वो 1912 में हुआ था, 27-28 दिसंबर को बांकीपुर में। और इसमें आर.एन. मुदकर जो हैं वो अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ, 26 से 28 दिसंबर को। और ये कराची में अधिवेशन हुआ था। इसमें नवाब सैयद मोहम्मद जो हैं वो अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 550 थी इस अधिवेशन में। 30वां अधिवेशन जो है वो 1914 में हुआ था, 28 से 30 तक ये अधिवेशन चला था, दिसंबर तक। ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसमें भूपेंद्र नाथ बसु जो है वो अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 886 थी। 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ, 27 से 28 दिसंबर को। बम्बई में ये अधिवेशन हुआ था और एस.पी. सिन्हा इसमें अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 2259 थी। बढ़ते हैं आगे। फिर 32वां अधिवेशन जो हुआ 1916 में हुआ था, ये अधिवेशन 32वां, जिसमें जो कि लखनऊ में हुआ था। और इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो है वो अध्यक्ष बने थे। और इसी में जिसमें कि अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बने थे और जो कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, 32वां अधिवेशन ये था जो कि 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के गरम एवं नरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ। इसके बाद 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ, 28 से 29 दिसंबर तक चला। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम है एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ, 26 से 31 दिसंबर तक ये अधिवेशन चला। ये अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ और इसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा हुआ, जो कि अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। इसके बाद 1919 में 27 से 28 दिसंबर तक अमृतसर में अधिवेशन हुआ, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने पहली बार। और इसी में जब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की गई। खिलाफत आंदोलन की समर्थन देने का निर्णय लिया गया। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय हुआ। इसके बाद 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ, 26 से 31 दिसंबर तक चला। यह अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष सी विजय राघव वार्चार्य थे और इसी में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। इसके बाद 1921 में 37वां अधिवेशन हुआ। 1921 में ये 27 से 28 दिसंबर तक चला। अहमदाबाद में ये अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जो कि 1921 में हुआ था, वो उसमें C.R. दास अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में C.R. दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए क्योंकि C.R. दास के जेल में थे। इनके जेल में होने के कारण 1922 में जो अधिवेशन हुआ वो गया में हुआ था। इसमें C.R. दास दूसरी बार अध्यक्ष बने, जो कि स्वराज पार्टी की इसमें स्थापना हुई। 1923 में अधिवेशन हुआ काकीनाडा में। दिल्ली में विशेष अधिवेशन था। इसमें मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ये अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे ये। स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली इसी अधिवेशन में। इसके बाद 1924 में अधिवेशन हुआ बेलगांव में। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें कि सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन सरोजनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जो कि 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर में। उसके बाद 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ और इसमें अध्यक्ष एस श्रीनिवास अयंगर थे। फिर 1927 में अधिवेशन हुआ मद्रास में। इसमें अध्यक्ष थे M.A. अंसारी और इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद 1928 में अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1928 में हुआ कलकत्ता में, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू दूसरी बार अध्यक्ष बने और ये पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस था। उसके बाद 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ
जो जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बने थे। और इसी अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिली। इसके बाद 1931 को, जो कि 19 मार्च को हुआ अधिवेशन, कराची में ये हुआ था। इसमें वल्लभ भाई पटेल पहली बार अध्यक्ष बने और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ और मौलिक अधिकारों के प्रस्तावों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। इसके बाद 1932 में 24 अप्रैल को दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास सेठ। इसके बाद 1933 में जो 1 अप्रैल को अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसमें अध्यक्ष थे श्रीमती एन सेन गुप्ता। 1924 में अधिवेशन हुआ। 26 से 28 अक्टूबर तक बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार अध्यक्ष बने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1936 में अधिवेशन हुआ। 12 से 14 अप्रैल तक ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। 1936 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे इसी अधिवेशन में, जो कि 1936 में हुआ था लखनऊ में। इसके बाद 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू दोबारा इसमें फिर से लगातार बने, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और ये पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था फैजपुर में। इसके बाद 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। इसके बाद 1939 में 10 मार्च को त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसमें दूसरी बार अध्यक्ष बने और कुछ समय पश्चात बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने इसी अधिवेशन में के दौरान। उसके बाद 1940 को अधिवेशन हुआ रामगढ़ में और इसमें अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर 1946 में 23 नवंबर को जो अधिवेशन हुआ वो मेरठ में हुआ। इसमें जेवी कृपलानी अध्यक्ष बने। फिर 1947 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष थे। इसके बाद 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें कि डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया अध्यक्ष थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जिसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे। 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे उस समय कारावास में थे। इसके फलतः अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही M.A. अंसारी, S.S. कावारशर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू तथा अबुल कलाम आज़ाद को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय ही चुने गए, लेकिन उनके जेल में होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। 1930, 1935 तथा 1940 से 45 के मध्य कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जातीय आंदोलन। अब जो हम चर्चा करेंगे वो जातीय आंदोलन पे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है। ये आंदोलन किस वर्ष हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, इस आंदोलन का क्या कारण था और क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं जातीय आंदोलन पे। पहला जातीय आंदोलन है दलित वर्ग आंदोलन। महारों का मुख्य नेतृत्वकर्ता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आंदोलन 1824 में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। इसका कारण था अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना हुई और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन हुआ। इसके बाद सत्यशोधक आंदोलन, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित हुआ। ये 1873 में हुआ, महाराष्ट्र में। इसका कारण एवं प्रभाव क्या था? ब्रह्मवाद का विरोध, दलितों के उद्धार का प्रयास, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास। इसके बाद अगला जो आंदोलन है वो है अरविपुरम आंदोलन। इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया।
ये 1888 में हुआ, केरल में हुआ। इसमें दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारियों के लिए संघर्ष था, मुख्यतः केरल के इरजावास या इरवास में ये आंदोलन हुआ था। इसके बाद नायर आंदोलन हुआ, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता सीवी रमन पिल्लई थे, के रामकृष्ण पिल्लई एवं एम पद्मनाभन पिल्लई। ये 1891 में हुआ। ये आंदोलन, नायर आंदोलन, केरल में हुआ। इसमें ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई। 1891 में रमन पिल्लई के द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना हुई। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। इसके बाद कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन हुआ, जो कि बाद में माहिष्य बन गए। ये 1897 से आगे हुआ, मिदनापुर, बंगाल में। इसमें 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन हुआ। 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन तथा 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना की गई। अगला जो आंदोलन हुआ, जातीय आंदोलन, वो है जस्टिस पार्टी आंदोलन। डॉक्टर टीएम नायर, पी त्यागराज चेट्टी एवं सीएन मुदालियार प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। मध्यस्थ जातियों से संबंध रखते थे ये। और 1916 में हुआ जस्टिस पार्टी आंदोलन, मद्रास में हुआ। इसमें ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती दी गई। सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया। 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन यानी SILF की स्थापना की गई। 1930 में सरकार के द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण देने के प्रयासों को कुछ सफलता मिली 1930 में। इसी आंदोलन के दौरान जस्टिस पार्टी आंदोलन, जो कि 1916 में मद्रास में हुआ था। इसके बाद कांग्रेस का हरिजन आंदोलन हुआ 1917 से आगे। इसमें पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना हुई। 1933 में गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन हुआ, जिसके की प्रमुख नेतृत्वकर्ता EV रामास्वामी नायकर या पेरियार थे। ये 1925 में आंदोलन हुआ, आत्मसम्मान आंदोलन, तमिलनाडु में। इसमें ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध किया गया। फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार के द्वारा किया गया। पेरियार के द्वारा हुआ फुदी अरासू नामक पत्र। इसके बाद नादर आंदोलन हुआ, जो कि अस्पृश्य सभाओं के द्वारा प्रारंभ हुआ। तमिलनाडु में यह आंदोलन हुआ। इसमें सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया। नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता मिली। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना की गई। इसके बाद जातीय आंदोलन के बाद आते हैं कृषक आंदोलन पे। ये कृषक आंदोलन है। ये आंदोलन किस वर्ष हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, इसके कारण एवं प्रभाव क्या थे, वो आप इस चार्ट में जानने वाले हैं। तो जो पहला कृषक आंदोलन था वो है टीटू मीर का आंदोलन। टीटू मीर या मीर निसार अली मुख्य आंदोलनकर्ता थे। ये आंदोलन 1782 से 1831 तक चला। पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन हुआ। इसमें उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था, उसके कारण ये आंदोलन चलाया गया, टीटू मीर का आंदोलन। दूसरा आंदोलन हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। करम शाह एवं टीपू शाह मुख्य नेतृत्व करता थे इस आंदोलन की, और ये आंदोलन 1825 से 1835 तक चला। ये मैमन सिंह जिला में हुआ, जो कि बंगाल में है। और इसका कारण क्या था, इस आंदोलन के चलने का क्या प्रभाव हुआ? कर वृद्धि का विरोध किया गया। अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। इसके बाद मोपला विद्रोह हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये विद्रोह था। ये 1836 से 1854 तक चला। मालाबार में ये विद्रोह हुआ। ज़्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। फिर नील आंदोलन हुआ 1859 से 60 तक। ये बंगाल के नादिया में हुआ। इसमें यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध किया गया। समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन हुआ।
इसके बाद मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव हुआ 1875 में, और ये महाराष्ट्र के पूना एवं कारदेस गांव में हुआ ये आंदोलन, दक्कन उपद्रव। इसमें गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध किया गया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। 1879 में रामोसी विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे रामोसी विद्रोह के। ये विद्रोह 1877 से 1887 तक चला। महाराष्ट्र में ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण था अकाल पीड़ितों को सहायता ना पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध ये आंदोलन रामोसी विद्रोह किया गया। इसके बाद पावना विद्रोह हुआ। पावना विद्रोह केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल इसके प्रमुख नेता थे। बीसी चटर्जी एवं आरसी दंत प्रमुख सहयोगकर्ता थे पावना विद्रोह के। ये विद्रोह 1873 से 1876 तक चला। ये पूर्वी बंगाल के पावना जिला संप्रति में, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ पे हुआ। जमींदारों की जातियों का विरोध किया गया। इसमें बाह्य भूमि अधिग्रहणकारियों का विरोध हुआ। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में पावना विद्रोह के कारण। इसके बाद पंजाब कृषक विद्रोह हुआ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। पंजाब में अपनी भूमि के छीनने पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया। 1900 पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास हुआ। इसके बाद चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह चला 1917 में चंपारण बिहार में। यूरोपीय नील बगान मालिकों के द्वारा आरोपित तिनकठिया पद्धति का विरोध किया गया। इसमें चंपारण कृषक अधिनियम के द्वारा तिनकठिया पद्धति का अंत किया गया। इसके बाद खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह हुआ। आंदोलनकारियों के नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। 1918 में यह आंदोलन गुजरात में हुआ। ये फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों को कम न किए जाने का विरोध था। बाद में किसानों की मांगे मान ली गई। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ। इससे संबंध व्यक्ति कुनबी पाटीदार थे, जो कि भूस्वामी थे, एवं अछूत वल्लभ भाई पटेल एवं मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन था इस आंदोलन को, बारदोली सत्याग्रह को। 1928 में यह आंदोलन हुआ। 1928 में सूरत गुजरात में बम्बई सरकार के द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि एवं उच्च वर्ग की जातियों का विरोध, लगान की दरें घटाकर के 6.03% कर दी गई। ये कारण और प्रभाव था। अब आगे बात करते हैं। पासी और अहिर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन हुआ 1921 से 22 तक ये आंदोलन चला। पासी और अहिर जातियों के सदस्यों के द्वारा चला एका आंदोलन। ये हरदोई, बाराबंकी एवं सीतापुर बंगाल में सीतापुर में हुआ। हरदोई, बाराबंकी एवं सीतापुर में ये आंदोलन चला, एका आंदोलन। लगान में बढ़ोतरी का विरोध किया गया इसमें। इसके बाद तेभागा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन गरीब बटाईदार एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों के द्वारा चलाया गया। ये आंदोलन 1946 में बंगाल में चलाया गया। साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध किया गया इस आंदोलन के जरिए। इसके बाद तेलंगाना विद्रोह हुआ 1946 से 51 तक। ये आंदोलन हैदराबाद में हुआ। और तेलंगाना विद्रोह, इसमें हैदराबाद के निजाम के अधिकारियों एवं जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था। बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन था ये। किसान सभा का पूर्ण समर्थन किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन में बस इतना ही। अब आगे जितने भी टॉपिक हैं उसको अगले सेशन में कवर किया जाएगा। अभी आपको बस इतने ही। पूरे 4 चार्ट इसमें आपको दिए गए हैं। 4 चार्ट इससे पहले मैंने दे दिया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ये 4 चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो 1-2 बार और रिपीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगले सेशन में हम आगे के जितने भी चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्रांतिकारी आंदोलन हैं और जो समाचार पत्र हैं वो सारे हैं। ब्रिटिश काल के प्रमुख जितने भी कानून हैं वो सारे हैं। तो अगले सेशन को भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा।